कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का तीसरा पाठ हिमालय की बेटियां। तो यहाँ पर लेखक नागार्जुन जी ने नदियों को हिमालय की बेटियां बताया है। तो देख लेते हैं एक बार पाठ में। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैंने अभी तक नदियों को सिर्फ शांत भाव से देखा, यानी कि जैसे एक होती है ना शांत स्वभाव की महिला होती है, चुपचाप साधारण सी शांत स्वभाव की महिला होती है, उस तरीके से मैंने अभी तक इन नदियों को देखा था। और मेरे दिल में उनके लिए हमेशा से ही आदर और श्रद्धा के भाव हमेशा से ही रहे हैं। जैसे ही हम अपनी दादी, मौसी, मामी की गोद में खेलकर अठखेलियाँ करते हैं, आनंद उठाते हैं, उसी तरीके से जब हम इन नदियों में डुबकियां लगाते हैं तो हमें उसी आनंद की अनुभूति होती है जो हमें अपनी दादी और नानी की गोद में होती है। यहाँ पर लेखक ये बताते हैं। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब हिमालय पर चढ़कर मैंने इन नदियों को देखा तो वहाँ से एक बहुत दुबली पतली सी नदी लगती थी, जैसे पतली सी होती है ना, बिल्कुल पतली सी धारा जैसी जा रही है पानी की, ऐसी दूर से प्रतीत होती है। लेकिन जब यही यमुना, सतलुज नीचे समतल मैदानों पर उतरती हैं तो एक विशाल रूप धारण कर लेती हैं। तो कैसे कैसे हो जाता है ये सब? इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब ये नदियाँ उतरती हैं मैदानों में, समतल मैदानों में उतरती हैं, कहाँ से उतरती है? हिमालय से जैसे नदियाँ गिरती हैं, जब तो ये बड़ी हटखेलियाँ करती हैं, हंसती हैं, खिलखिलाती हैं, आवाज़ से जोर जोर से इनकी आवाज़ कल कल की आवाज़ें आती हैं। तो जब तो ये बड़ी अटखेलियाँ करती हैं, लेकिन जैसे ही ये मैदानों में उतरती हैं, समतल मैदानों में उतरती हैं, तो इनका सारा जो खिलखिलाना है सब गायब हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी मेरा इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ या किसी कली को, किसी फूल की कली को देखता हूँ, तब भी मेरा मन इतना नहीं अटकता, उस पर ध्यान नहीं जाता मेरा, जितना कि इन नदियों की बाल लीला देखकर, यानी कि जो ये क्रीड़ा करती हैं, हिमालय की जो चोटियों पर ये गिरती हैं, चोटियों से कल कल करके इनकी आवाज़ें आती है, झरझर करके इनकी आवाज़ें आती है, तो ये कौतूहल करती हैं, जो इतना मुझे किसी लड़की या किसी कली को देखकर भी इतना आश्चर्य नहीं होता जितना कि इन नदियों को देखकर होता है। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ये जो नदियाँ हैं ये कहाँ भागी जा रही हैं, कौन इनका लक्ष्य है। मतलब कि जैसे हमें कहीं जाना होता है, मान लीजिए हमें स्कूल जाना है या कहीं पर भी जाना है, किसी रिश्तेदार के घर जाना है, तो हमारा लक्ष्य होता है कि हमें वहाँ जाना है। तो ऐसे ही लेखक ने बोला है कि कहाँ जा रही है, कहाँ है इनका लक्ष्य, कौन है इनका लक्ष्य, कहाँ तक इनको जाना है, क्यों ये ऐसे भागी जा रही है। जो इनके पिता हैं हिमालय, वो इनको इतना जल देकर भी अगर ये अतृप्त हैं तो फिर कौन इनकी प्यास बुझाएगा। जो हिमालय ने अपना सब कुछ, एक एक बूंद इनको दे दिया, अगर तब भी इनकी प्यास नहीं बुझ पा रही है तो फिर कौन इनको तृप्त कर पाएगा। लेखक ने यह बात बोली है। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियाँ, बंधुर अत्यधिकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफेदा,
कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो यहाँ पर लेखक ने बताया कि जब ये बर्फ़ से पिघल पिघल कर पहाड़ियों से होती हुई, छोटे छोटे पौधे और घाटियों से गुजरती हुई, ये बाल लीलाएं करती हुई, जब ये खेलते खेलते बहुत दूर तक निकल जाती हैं और जाकर ये जो पेड़ हैं, देवदार, चीड़, सरोज, चिनार के जो पेड़ हैं, इनके बीचों से निकलकर, इनके बीच में से निकलकर, तो जो ये पेड़ हैं इनके बीच में से निकलकर जब ये बहुत दूर निकल जाती है खेलते खेलते, तो शायद इन्हें वहां पहुंचकर अपनी बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी नहीं जानता कि जो ये बूढ़ा हिमालय है, ये अपनी नटखट बेटियों के लिए क्या कुछ नहीं करता। ये अपनी एक एक बूंद जो होता है पिघला पिघला कर सारी नदियों के रूप में परिवर्तित करता है। और दूर कहीं उत्तर दिशा में, आप ये जो हिमालय है ये उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में कहीं दूर से देखोगे तो आप एक ही मौन के सिवा कुछ नजर नहीं आता। ये सिर्फ एक मौन लगता है कि जैसे मौन खड़ा हो। तो उन्होंने एक एक कतरा अपनी बेटियों यानी नदियों को दे दिया है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियों आंखों के सामने नाचने लगती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसी दो बड़ी नदियां हैं। ये तो दो हो गई बहुत बड़ी नदियां, और इनसे ही जो छोटी छोटी नदियां बनती हैं वो है रावी, सतलुज, व्यास, झेलम, ये है छोटी छोटी नदियां। तो ये जो नदियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। तो ये जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी है ये वास्तव में अपने आप में कुछ भी नहीं है। ये इन्होंने अपने आप से कुछ नहीं किया है। ये तो दयालु जो इनके पिता है हिमालय, उनकी ही देन है कि जो उनकी बूंद का एक एक कतरा जो पिघलता है, उनसे ही ये दोनों महानदियां के रूप में विशाल रूप से ये प्रवाहित होती हैं और कहाँ जाकर मिलती हैं, समुद्र में। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। तो यहाँ पर देखिए कि बोला गया है कि कितना सौभाग्यशाली है समुद्र। समुद्र कितना सौभाग्यशाली है कि इन दो बेटियां, कौन सी बेटियां, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, दो बहुत बड़ी महानदियां हैं। इनका श्रेय किसको जाता है, हिमालय को। इन्होंने ही अपना एक एक बूंद का जल इनको दे करके इनको इतना बड़ा और विशाल किया है। तो ये जाकर के कहाँ गिरती है, समुद्र में। तो इनका सब का श्रेय किसको जाता है, हिमालय को। जिन्होंने मैदान में ही इन बेटियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। जिन्होंने इन नदियों को मैदानों में ही देखा होगा तो उनके मन में शायद ये ख्याल जरूर आया होगा कि किस तरीके से ये बूढ़े हिमालय की गोद में ये बच्चियां बनकर खेला करती थी। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षण भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि यहाँ पर बोला गया है कि यह जो जब बेटियां छोटी होती हैं तो वो अपने माँ बाप के साथ किस तरीके से खेलती है, हर तरीके से वो अपने माँ बाप की गोद में चढ़कर, कंधे पर चढ़कर बाल लीलाएं करती है। तो ये सब देखकर किसी भी आदमी को ये चाहे आकर्षण लगे या ना लगे, लेकिन लेखक को यह बहुत ही लुभावना दृश्य प्रतीत होता है कि जब हिमालय की एक एक बूंद बन कर के ये सारी नदियाँ समुद्र में जाकर के गिरती है तो वो श्रेय किसको जाता है, हिमालय को। यहाँ पर 3 बंधनों में बांटा गया है कि हिमालय को ससुर बताया गया है और समुद्र को बताया गया है दामाद, और बेटियां हैं नदियां। तो जो नदियां हैं वो यहाँ से हिमालय से निकलकर कहाँ जाती है, समुद्र में। जब वो समुद्र में जाकर मिल जाती हैं तो उनको दामाद का रूप दिया गया है।
लेखक ने यह बताया है कि समुद्र को दामाद, हिमालय को ससुर और नदियों को बेटियां कहने में उनको बिल्कुल भी कोई संकोच नहीं होगा। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। तो बेटा जो ये कालिदास का उपन्यास है मेघदूत, उसमें यही बात बताई गई है। विरही जो एक प्रेम में पागल है, तो प्रेमिका से प्रेम में बिछड़ गया है और बारिश के मौसम में प्रेमी अपनी प्रेमिका को यह संदेश पहुंचा रहा होता है बादलों के माध्यम से। तो यह बात विरही के वर्णन के ऊपर कही गई है, अर्थात बेतवा नदी के माध्यम से विरही ने अपने प्रेम को व्यक्त किया है। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महान कवि को भी नदियों का संचेतक रूपक पसंद था। दरअसल जो कोई भी नदियों को, पहाड़ियों को, घाटियों को और समतल आंगनों के मैदानों से जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इस नतीजे पर पहुंचेगा। अर्थात कि जब मैंने इनको देखा, इस नदी को देखा, तो मुझे ये बात, मेघदूत वाली बात याद आ गई। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है कि उन्हें भी नदियों का ये रूप पसंद आया होगा। जब हम नदियों को अलग अलग रूप में देखेंगे तो कहीं समतल है, कहीं पहाड़ है, कहीं समुद्र है, तो ऐसा रूप देखकर हमारे मन में भी ऐसी ही भावना जागेगी जैसे कि लेखक के मन में जागी है। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। तो यहाँ पर जो काका कालेकर लेखक है, तो उन्होंने भी नदियों को लोक माता कहा है। तो इसमें लेखक ने बताया है कि लोक माता तो ये है ही, लेकिन उनसे पहले अगर हम उनको, माता बनने से पहले अगर हम उनको बेटियों के रूप में देख लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। और अगर हम इसे थोड़े और अलग रूप में देखें, प्रेयसी के रूप में देखें, तो और भी अच्छा होगा। ममता के रूप में अगर हम जोड़ते हैं इसका एक और धागा, तो ये बहन का भी स्थान इन नदियों को दे सकते हैं। और कई कवियों ने इनको बहन का स्थान भी दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी ही भावना हुई थी। थोलिंग तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में ही उन प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। तो बेटा यहाँ पर बताया गया है कि एक दिन जब मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैं सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठ गया, जो कि तिब्बत के पास की बात है। और मैं पैर लटकाकर उस नदी में बैठ गया थोड़ी देर। दोपहर का समय था और थोड़ी देर में ही मेरे पैर पर ऐसी गतिशील, ये जैसे होता है ना कि ठंडा जल पैर में डलता है तो हमारा सारा जो है थकान दूर हो जाती है। तो ऐसा ही लेखक को अनुभव हुआ कि जैसे उनकी सारी थकान, उनकी तबीयत जो खराब थी वो थोड़ी सी उनको अच्छा सा लगने लगा और उन्होंने गाना गुनगुना, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो इस पर भी लेखक ने यही बोला है कि जो सतलुज नदी की वजह से जो उनकी तबीयत ढीली थी, जो उनका मन तरोताजा हो गया था पैर लटकाकर बैठने से, तो उनको धन्यवाद बोला उन्होंने। किसको? सतलुज नदी को, जो हिमालय की बेटी है, उनका पिता है हिमालय, उनको भी नमन किया है और सतलुज नदी को भी बहन बनाकर उनको नमन किया है कि तुम्हारी जय हो। तुमने जो ऐसी लीला, जो अचरज लीला तुम्हारी थी कि मेरी जो तबीयत ढीली थी वो ठीक हो गई, मन तरोताजा हो गया, मन प्रसन्न हो गया, तो तुम्हारी जय जयकार हो। ऐसा उन्होंने सतलुज नदी के लिए बोला। तो बेटा हमारा चैप्टर यहीं तक था।
हिमालय की बेटियां। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।